हेलो एंड जय भारत एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो गाइज, आज के इस प्यारे से क्लास में हम पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थियरी के बारे में। बेसिकली ध्यान से समझो, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये हमें पता है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में वेव नेचर शो करता है, और कुछ ऐसे भी एक्सपेरिमेंट है जहां पे अगर हम वेव नेचर को मानकर थ्योरेटिकली बात करते हैं तो वो एक्सपेरिमेंट के अगेंस्ट चला जाता है। मींस वहां पे लाइट वेव नेचर ना शो करके पार्टिकल नेचर शो करता है। तो पार्टिकल नेचर को ही एक्सप्लेन करने के लिए एक थियरी है, प्लैंक्स क्वांटम थियरी। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करता है। प्लैंक के क्या थे? साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि लाइट बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में एज अ पार्टिकल बिहेव कर सकता है। तो उसको समझने से पहले हम कुछ छोटी छोटी बातें समझेंगे, है ना, कि जैसे किसी मैटर पे अगर व्हाइट लाइट को इंसिडेंट कराया जाए तो क्या होगा। सबसे पहले हम ये समझेंगे। तो अगर इस पे हम व्हाइट लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि व्हाइट लाइट मींस क्या होता है? कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स से, है ना, पता है ना। इसमें ढेर सारे वेवलेंस होते हैं, ढेर सारे कलर का ये मिक्सचर है। जैसे इसमें ढेर सारे वेवलेंस की लाइट क्या हो रही है? बेसिकली इंसिडेंट हो रही है। अगर हम व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं किसी बॉडी पे, तो अब यहां पे होता तीन फिनोमेना है कि ये जो बॉडी है कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है, अपने अंदर समा लेती है। कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ को ये क्या कर देती है? रिफ्लेक्ट कर देती है। रिफ्लेक्ट कर देती है मतलब हमारी आंखों तक वापस पहुंच जाएगा। और कुछ ऐसे वेवलेंथ है जो इससे पास होते हुए क्या हो जाते हैं भाई? इमिट हो जाते हैं। बॉडी के थ्रू ऐसे गए 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 इमिट हो गए। तो किसी भी बॉडी पे अगर हम व्हाइट लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तो तीन बेसिक सी बातें होंगी। कुछ ऐसी वेवलेंथ होगी जो बॉडी खुद क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। कुछ ऐसी वेवलेंथ होगी जो बॉडी से होते हुए पास हो जाएगी, और कुछ ऐसी वेवलेंथ होगी जो बॉडी क्या कर देगा? वापस इमिट कर देगा। और जो वेवलेंथ बॉडी क्या कर देता है, सॉरी, वापस रिफ्लेक्ट कर देगा। और जो वेवलेंथ बॉडी क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, वही उस बॉडी का क्या हमें कलर दिखाई पड़ता है। जैसे मैं जैसा भी दिख रहा हूं, तो बेसिकली क्या है, जब व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो रही है तो ये जो कलर हमें दिख रहा है ना, इसी कलर का ध्यान से, इसी कलर का वेवलेंथ क्या हो रहा है? हमारी बॉडी से वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसलिए मेरे स्किन का कलर ऐसा दिखाई पड़ रहा है। तो ये हो गया इंटरेक्शन ऑफ लाइट विथ मैटर। तो यहां पे तीन फिनोमेना होगा। जो वेवलेंथ रिफ्लेक्ट होगा सबसे ज्यादा, उसी का कलर हमें क्या है भाई? दिखाई पड़ेगा। अब थोड़ा सा एक और, है ना, छोटी बात समझेंगे कि इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑफ बॉडी। तो हमें फिर प्लैंक्स क्वांटम थियरी बहुत अच्छे समझ में आएगा। इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑफ अ बॉडी। अब ध्यान से, यहां पे क्या होता है कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर बॉडी को क्या करते हैं? हीट प्रोवाइड करते हैं। इसको क्या करते हैं भाई? हीट करते हैं। तो हीट करने पे क्या करता है? ये बहुत सारे रेडिएशंस क्या करता है? इमिट करता है। डिफरेंट वेवलेंथ के बहुत सारे रेडिएशन ये इमिट करता है। 0 से इनफाइनाइट तक के वेवलेंथ के रेडिएशन को ये इमिट करता है। मींस ये ऑल रेडिएशन को इमिट कर रहा है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो देखा होगा कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉडी का कुछ कलर दिखाई पड़ता है। जैसे अगर हम लोहे को हीट करते हैं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो डल रेड होता है, उसके बाद वो डार्क रेड हो जाता है, फिर ब्लू हो जाता है। तो सवाल ये है कि सर, अभी आपने बोला कि जब हम किसी बॉडी को हीट करते हैं तो वो सारे वेवलेंस क्या कर रहा है? इमिट कर रहा है। तो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो लोहा है वो रेड ही क्यों दिख रहा है, जबकि वो इमिट तो बहुत सारे वेवलेंस कर रहा है? तो उसके लिए देखो, सिंपल सी बात क्या है कि जब हम किसी बॉडी को हीट कर रहे हैं तो ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारे वो वेवलेंस, मतलब लगभग सारे पॉसिबल वेवलेंस वो क्या कर रहा है? इमिट कर रहा है। लेकिन जो सबका अमाउंट है वो अलग अलग है। मतलब किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को वो सबसे ज्यादा इमिट कर रहा है। और इसको अगर हम प्लॉट पे दिखाना चाहें तो कुछ इस टाइप का आएगा। अगर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट और वेवलेंथ इमिटेड के बीच अगर हम ग्राफ बनाएं तो हम देखेंगे कि ये जो कम वेवलेंथ वाले हैं तो कुछ लाइट्स क्या हुई? इमिट हुई। इंटेंसिटी मतलब समझ में आता ही होगा। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं तो इमिट होने वाली लाइट की जो इंटेंसिटी है वो क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। और एक ऐसा पर्टिकुलर वेवलेंथ है जिसकी सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है, मतलब सबसे ज्यादा लाइट इसी वेवलेंथ की क्या हुई है?
इमिट हुई है, तो इसी वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग कलर हमें क्या पड़ेगा, उस टेम्परेचर पे बॉडी की दिखाई पड़ेगी। जैसे अगर हम क्या करते हैं, आयरन को हीट करते हैं, तो अगर उसका हम ग्राफ बनाएं तो ये जो लैम्डा मैक्स आएगा उसके लिए लैम्डा जो रेड के लिए आता है उसके बराबर आएगा। इसलिए उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो आयरन है वो हमें कैसा दिखाई दे रहा है, रेड दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा जो इंटेंसिटी है इमिटेड लाइट की वो किसके करस्पॉन्डिंग है, रेड लाइट की। मतलब वहां पे सबसे ज्यादा वो कौन सी लाइट इमिट हो रही है, रेड लाइट इमिट हो रही है। बाकी सारे भी इमिट हो रहे हैं लेकिन बाकी सब क्या है, कम है। तो जो लाइट सबसे ज्यादा इमिट हो रही है वही, मतलब उसकी इंटेंसिटी क्या है, सबसे ज्यादा है, तो उसी कलर का बॉडी हमें उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे दिखाई देगा। क्या बात समझ में आ गया, हीटिंग इफेक्ट। तो जब भी हम किसी बॉडी को हीट करते हैं तो सारे वेवलेंथ को वो क्या करता है, इमिट करता है, लेकिन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को वो सबसे ज्यादा इमिट करता है, और जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ को वो सबसे ज्यादा इमिट करेगा उसी कलर का वो बॉडी दिखेगा उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो आई होप कि ये ग्राफ भी समझ में आ गया होगा, हीटिंग इफेक्ट भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे। तो अब हम समझेंगे ब्लैक बॉडी का क्या कॉन्सेप्ट है, तभी हमें लाइट की जो प्रॉपर्टीज है पूरी समझ में आएगी। तो ब्लैक बॉडी का मतलब कोई भी एक ऐसा बॉडी जो सारे लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, मींस वो किसी भी लाइट को ना तो रिफ्लेक्ट करेगा ना तो ट्रांसमिट करेगा। मतलब इस पे अगर कोई भी लाइट हम क्या करा रहे हैं, इंसिडेंट करा रहे हैं, है ना, उसमें चाहे कितने भी वेवलेंथ हो, कोई भी वेवलेंथ हो, ये सबके सब क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब ये ना तो कोई भी वेवलेंथ को इमिट कर पाएगा और ना ही किसी को ये रिफ्लेक्ट कर पाएगा। समझ रहे हो ना। तो ब्लैक बॉडी का मतलब ये होता है कि ये सारे लाइट को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है। नाउ अगर हम ब्लैक बॉडी को हीट करें तो ब्लैक बॉडी को हीट करने पे अगर हम ग्राफ बनाएं अगेन किसके बीच, इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच, तो ये ऐसा ही ग्राफ आएगा जैसा हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि जब हम आयरन को हीट कर रहे थे तो लाइक, ठीक है, तो वैसा ही आता है। कहने का मतलब क्या है कि जब हम ब्लैक बॉडी को हीट करते हैं तो ये सारे वेवलेंथ को क्या कर रहा है, हीट करने पे, है ना, सारे वेवलेंथ को क्या कर रहा है, ये इमिट कर रहा है, सारे वेवलेंथ को ये इमिट कर रहा है। और अगेन जो कर्व आता है, ये जो येलोइश कलर का आपको दिख रहा है, वो है अपना एक्सपेरिमेंटल कर्व जब हम ब्लैक बॉडी को हीट कर रहे हैं। तो बेसिकली इसमें अगर आप देखोगे तो अगेन जो कम वेवलेंथ की लाइट है उसमें वो क्या हो रही है, कम इमिट हो रही है, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी क्या दिख रही है, कम हो रही है। लेकिन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, ध्यान समझो, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए इंटेंसिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, जो कि लास्ट वाले के लिए भी आया था। ठीक है। और फिर हायर वेवलेंथ के लिए क्या हो जाता है भाई, इंटेंसिटी कम होता चला जाता है। और बहुत ज्यादा अगर हायर वेवलेंथ ले लिया तो वो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, नेग्लिजिबल होगी। ये है अपना ब्लैक बॉडी रेडिएशन को जब हमने हीट किया तो एक्सपेरिमेंटली जो निकाला, मतलब जो एक्चुअल बात है। लेकिन पहले तो लाइट को वेव ही माना जाता था, पार्टिकल तो माना ही नहीं जाता था। तो जब हम पार्टिकल नेचर मान के ब्लैक बॉडी रेडिएशन का हीटिंग इफेक्ट देख रहे थे, और तब जब हम इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड लाइट एंड वेवलेंथ ऑफ इमिटेड लाइट की ग्राफ बनाए, लाइट को वेव नेचर, है ना, लाइट का वेव नेचर को मानते हुए थ्योरेटिकली, तो जो ग्राफ आ रहा था वो कुछ ऐसा आ रहा था। ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला ग्राफ आ रहा था जब हम लाइट को वेव नेचर मान रहे थे। जबकि एक्चुअल में जो है, जो लैब में कहानी कर रहे हैं, उसमें ये वाला ग्राफ है। मतलब सही जो ग्राफ है, जो एक्सपेरिमेंटल बात है, वो क्या है, अपना येलो कलर से दिखाया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो थ्योरेटिकल बातें हम कर रहे हैं वो क्या है, गलत है। थ्योरेटिकल जो बातें कर रहे हैं वो क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल चीजों के साथ मैच नहीं कर रहा है। क्योंकि आफ्टर ऑल एक्सपेरिमेंट जो करके हम देख रहे हैं वो चीजें सही है। हम सिर्फ पेपर पे कुछ लिख दे रहे हैं, अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स लगा के, वो चीज सही नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये जो थ्योरेटिकल कर्व बनाया गया है तब जब लाइट को वेव माना गया है, और ये आया है एक्सपेरिमेंटल कर्व। तो यहां से ये पता चलता है कि जो हम मान रहे कि भाई लाइट को जो हम वेव नेचर मान रहे हैं वो हमेशा वैलिड नहीं है। कुछ कुछ फिनोमेना में लाइट का पार्टिकल नेचर सही होगा। इसका मतलब यहां पर ये जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ये जो कर्व बनाया है, जो थ्योरेटिकल कर्व बनाया है, वो क्या है, गलत है। इसका मतलब जो लाइट है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की अगर बात करें, जब हम ब्लैक बॉडी को हीट कर रहे हैं तो वहां पे लाइट का वेव नेचर शो ना होकर वहां पे क्या होता है, लाइट का पार्टिकल नेचर शो होता है। लाइट का पार्टिकल नेचर ही क्या है, करेक्ट है। कहने का मतलब क्या है कि पहले जब लोगों ने माना था कि जो लाइट है, जैसे कोई एक पर्टिकुलर, है ना, फ्रीक्वेंसी की बात कर लें, है ना, जैसे मान लो 500 हर्ट्ज की बात कर लें, ठीक है,
तो 500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की लाइट है। तो पहले क्या माना जाता था कि भाई लाइट क्या है, एक वेव की तरह है, तो ये इस तरीके से ऐसे चलता है और एनर्जी क्या करता है, ये है ना अपने साथ लेकर चलता है। लेकिन प्लैंक ने ही बताया इस बात को कि देखो भैया ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जैसा हम देख रहे हैं कि अगर हम लाइट को वेव की तरह माने तो एक्सपेरिमेंटल चीजें गलत आ रही है। अगर हम वहां पे पार्टिकल की तरह मान ले तो फिर क्या हो रहा है कि जो हम कॉन्सेप्ट से कर्व बना रहे हैं और एक्सपेरिमेंटल कर्व दोनों क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। इसका मतलब ब्लैक बॉडी के हीटिंग में जो लाइट है वो अपना पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। तो उन्होंने बताया, एक अजम्पशन लिया कि उस पार्टिकल नेचर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो उन्होंने बोला कि देखो जैसे ये जो मान रहे हैं ना कि 500 या 600 हर्ट्ज कुछ भी है, तो ये जो लाइट मान रहे हो ना, ये जो तुम कह रहे हो कि ये वेव है कंटिन्यूअस, ये क्या कर रहा है, एनर्जी लेके चल रहा है, वो ऐसी बात नहीं है। ये जो 500 हर्ट्ज की लाइट है ये डिफरेंट एनर्जी पैकेट से मिलके बना हुआ है, मतलब स्मॉल स्मॉल एनर्जी पैकेट से मिलके बना हुआ है। और लाइट जो चल रहा है बेसिकली इन स्मॉल एनर्जी पैकेट्स को लेकर चल रहा है ना, इस फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है लाइट ऐसा कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, मतलब क्या है कि हम पे जो व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो रहा है ये कंटिन्यूअस फॉर्म में एनर्जी ट्रांसमिट नहीं कर रहा है, ये हमें स्मॉल स्मॉल एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में क्या कर रहा है, एनर्जी है ना हमें भेज रहा है। ये जो लाइट हमारे पड़ रही है हमारे ऊपर, तो वह स्मॉल स्मॉल एनर्जी पैकेट्स के रूप में पड़ रही है। लेकिन इसकी चूंकि फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत ही ज्यादा है, तो हम ऐसे अलग अलग नहीं देख पाते हैं कि ये एक पैकेट मिला फिर दूसरा पैकेट मिला, ऐसा हम नहीं देख पाएंगे। ठीक है, जैसे अगर क्या कहते हैं जो पुलिस को दी जाती है बंदूकें, देखा होगा ना अभी, तो वो क्या करता है कि जैसे एक गोली अगर है ना मारा, उसके बाद रिलोड करने में उसको 10-20 सेकंड लगता है, तो उधर से बंदा काउंट कर सकता है कि हाँ भाई इसने कितने गोलियां चलाई है। लेकिन जब पबजी खेलते हो तो पबजी में है ना बहुत जो अच्छे अच्छे गन हैं, या फिर देखते हुए आतंकवादियों के पास जो बड़ी बड़ी गन्स होती है, तो वो जब गोली चलाते हैं तो वो हम काउंट नहीं कर पाते हैं। वहां पर भी क्या है, एक एक पर्टिकुलर गोली ही निकल रही है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है कि हम उसको देख नहीं पाते हैं। तो वही कहानी यहां पे होता है कि लाइट हमारे पास पहुंचती तो है स्मॉल स्मॉल एनर्जी पैकेट्स में, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते, उस स्मॉल एनर्जी पैकेट्स को हम देख नहीं पाते हैं, क्योंकि जो स्मॉल एनर्जी पैकेट्स की फ्रीक्वेंसी हमारे तक पहुंचने की वो क्या है, बहुत ही ज्यादा है, तो उसको हम इंडिविजुअली काउंट नहीं कर सकते। तो प्लैंक्स ने क्या बोला, समझ में आ ही गया होगा। तो प्लैंक्स ने बोला अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स है ना, एनर्जी अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स एनर्जी, या फिर कह सकते हैं रेडिएशन, बेसिकली हम यहां पे उसकी बात कर रहे हैं। तो रेडिएशन ट्रेवल्स इन स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, इन स्मॉल एनर्जी पैकेट्स and these packets are known as quanta. These packets are known as quanta. बात क्लियर है, बहुत सर क्लियर है। देखो सारे पैकेट्स को क्या बोलेंगे, क्वांटा बोलेंगे। बेसिकली जो एक पैकेट होता है, जैसे अभी बोला ना कि जो हमारे पास रेडिएशन आ रहा है वो कंटिन्यूअस नहीं आ रहा है, वो क्या है, डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स के रूप में हमें मिल रही है। एक पैकेट आया, फिर दूसरा पैकेट आया, तीसरा पैकेट आया, ऐसे मिल रही है। लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है कि हम पहचान नहीं पाते कि अच्छा अभी एक पैकेट मिला फिर दूसरा पैकेट मिला, ऐसा हम नहीं पहचान पाते ना, देख नहीं पाते हम। ठीक है, तो ये जो एनर्जी पैकेट्स है इनको क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। बेसिकली एक एनर्जी पैकेट को क्वांटम बोलेंगे, बेसिकली एक एनर्जी पैकेट को क्या बोलेंगे, क्वांटम बोलेंगे, और इसका प्लूरल वर्ड क्या हो जाएगा, क्वांटा हो जाएगा। इसीलिए प्लैंक ने जो ये थियरी दी है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लैंक्स क्वांटम थियरी बोलते हैं। बात समझ में आ गया। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है कि रेडिएशन एक कंटिन्यूअस वे में नहीं चलती है। रेडिएशन जो है वो कंटिन्यूअस वे में एनर्जी हमें ट्रांसफर नहीं करती है, वो स्मॉल स्मॉल एनर्जी पैकेट्स के रूप में हमें एनर्जी ट्रांसफर करती है। और एक पैकेट को हम क्वांटम बोलते हैं और पूरे कलेक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, क्वांटा बोल सकते हैं। इन केस ऑफ लाइट, अगर हम लाइट की बात कर लें, इन केस ऑफ लाइट द क्वांटम इज नोन एज फोटोन, द क्वांटम इज नोन एज फोटोन। तो इस एक एनर्जी पैकेट को हम क्या बोल देते हैं भाई, फोटोन बोल देते हैं। लाइट के केस में इसको हम क्या बोल देते हैं, ये क्या है भाई, फोटोन है। ठीक है, एक पर्टिकुलर नाम दे दिए इस क्वांटम को। जो एक एनर्जी पैकेट है, इमेजिन करो, उसका नाम क्या दे दिया, फोटोन दे दिया। आपने नाम पहले भी सुना होगा, फोटोन बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, यही है अपना फोटोन। कि लाइट जो है वो स्मॉल एनर्जी पैकेट
के रूप में ट्रेवल कर रही है, तो उस एक पैकेट को हम क्या बोलेंगे, फोटोन बोलेंगे। और अब यहां पे बात है कि इस फोटोन की एनर्जी क्या होगी, तो प्लैंक्स ने बोला कि देखो इस फोटोन की एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट लाइट, जिस लाइट की हम बात कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी की क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो इसको इक्वेट करने के लिए यहां पे कांस्टेंट आया एच म्यू, जहां पे एच प्लैंक्स है ना, प्लैंक्स, सर क्या जरा स्पेलिंग नहीं लिख पा रहे हो, हाँ लिख लो तुम, प्लैंक्स कांस्टेंट, चूंकि उन्होंने ये थियरी दिया है, और इस h की वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10 का पावर -34 जूल सेकेंड, है ना। ये यूनिट तुम निकाल भी सकते हो, यहां से तुम यूनिट निकाल सकते हो। बात क्लियर है। एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, और फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है, पर सेकेंड होता है। देखो अगर मुझे h की यूनिट निकालनी है, ठीक है, वैल्यू सबको याद होता है, अब यूनिट में कंफ्यूज होते हो, यूनिट निकालने के लिए यूनिट एंड डायमेंशन पढ़े ही होंगे फिजिक्स में, बेसिक इक्वेशन से आएगा E अपॉन म्यू। तो SI यूनिट में एनर्जी क्या होता है, जूल में होता है, और देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, पर सेकंड में होता है। तो अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा, मतलब जूल सेकंड हो जाएगा यूनिट ऑफ H। तो बात क्लियर है। तो प्लैंक्स क्वांटम थियरी समझ में आ गया। 1900 में इन्होंने ये थियरी दिया था। तो बेसिकली इन्होंने दिखाया था कि लाइट जो है वो कभी कभी पार्टिकल नेचर भी शो करती है बहुत सारे फिनोमेना में, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करें, मतलब जब हम ब्लैक बॉडी को हीट कर रहे हैं तो वहां पे लाइट को अगर हम पार्टिकल नेचर माने तो उसका जो हमने कर्व बनाया था एक्सपेरिमेंटल कर्व के साथ मैच हो जाएगा। अगर पार्टिकल नेचर मान के लाइट का कर्व हम बनाते हैं थ्योरेटिकली तो ये ऐसा आएगा, और एक्सपेरिमेंटली भी ऐसा आएगा। लेकिन अगर हम वेव नेचर मान के, है ना, कर्व बनाते हैं तो ये गलत आएगा। क्लियर है। तो इसलिए ब्लैक बॉडी की हीटिंग में जो लाइट है वो कैसे बिहेव कर रहा है, एज पार्टिकल बिहेव कर रहा है। तो सबको बात क्लियर है। ये जो फॉर्मूला ये बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। E इज इक्वल टू एच न्यू। अगर ध्यान से समझो, अगर हमें वेवलेंथ के टर्म में एनर्जी लिखना हो तो क्या लिखेंगे, तो तुमने पढ़ा होगा कि जो स्पीड ऑफ वेव होती है, कभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैंने बोला था कि पढ़ लेना। तो स्पीड की अगर बात करते हैं, देखो मैं छोटी छोटी बातें बताता हूं, है ना, याद नहीं करना है, मेरी यही कोशिश होती है समझना। स्पीड की देखो यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, और पर सेकंड किसकी यूनिट होती है, फ्रीक्वेंसी की। इसका मतलब अगर स्पीड ऑफ वेव निकालना है तो ये क्या होगा, वेवलेंथ इनटू क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी होगा। इसका मतलब क्या है कि हम फ्रीक्वेंसी के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, स्पीड अपॉन लैम्डा रख सकते हैं, स्पीड अपॉन लैम्डा रख सकते हैं। और फॉर अगर लाइट की बात कर ले, लाइट के लिए अगर बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि क्या होता है 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। तो ये क्या होगा, c अपॉन लैम्डा, दिस इज इक्वल टू म्यू। अगर इस चीज को हम उठा के कहां पे रख दे, इस वाले इक्वेशन में रख दे, तो बेसिकली जो कि क्या था, E इज इक्वल टू एच न्यू था। तो ये क्या होगा, h, और न्यू के जगह पे क्या हो जाएगा, c अपॉन लैम्डा। तो अगर हम एनर्जी ऑफ फोटोन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ऑफ वन फोटोन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ भी लिखें तो लिख सकते हैं ये क्या होगा, hc अपॉन लैम्डा होगा। ये क्या आ गया भाई, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। अब सोचो अगर ऐसे ऐसे ध्यान से समझो, हमारे पास एक एनर्जी पैकेट पहुंचा, फिर 2 पहुंचा, 3 पहुंचा, 10 पहुंचा, तो मैं बोलूंगा कि 10 फोटोन की एनर्जी क्या होगी, तो सर एक के लिए निकाल के उसमें क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे अगर मैं लिखूं सिमिलरली एनर्जी ऑफ n फोटॉन्स, एनर्जी ऑफ n फोटॉन्स, तो क्या बोलोगे कि देखो सर एनर्जी ऑफ n फोटोन की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा सर n इंटू एच न्यू। ये क्या हो जाएगा, n इंटू एच न्यू, क्योंकि एक फोटोन की एनर्जी क्या है, एच न्यू है, तो n फोटोन की एनर्जी क्या होगा, n इंटू एच न्यू होगा। बात क्लियर है। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, n इंटू एच सी अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपने ये रिलेशन पढ़ा होगा, स्पीड वाला। नहीं भी पढ़ा तो देखो मैंने बता ही दिया, ये स्पीड ऑफ जो वेव होगा वो क्या होगा, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी होगा। हमने कैसे याद रखा, हमें कंफ्यूजन क्यों नहीं है, मैं ये पढ़ा नहीं, बहुत दिन हो गए पढ़े, लेकिन मुझे क्यों नहीं कंफ्यूजन है, क्योंकि ये स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड कैसे आएगा, लैम्डा का यूनिट क्या होगा, मीटर, और पर सेकंड किसका यूनिट है, फ्रीक्वेंसी का। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। तो हम इस तरीके से फॉर्मूले को आसानी से याद रख सकते हैं। तो आई होप कि अभी तक तुम्हें यह समझ में आ गया होगा कि जब मैटर के साथ लाइट इंटरेक्ट करती है तो क्या कहानी होती है। जब हम किसी बॉडी को हीट करते हैं तो वो किसी एक पर्टिकुलर कलर का क्यों दिखाई पड़ता है। और हमें यह भी समझ में आ गया होगा कि जब हम ब्लैक बॉडी को हीट कर रहे थे
तो जो ग्राफ आया था उसको हमने पार्टिकल नेचर से ही क्यों एक्सप्लेन किया, वेव नेचर से क्यों नहीं किया, क्योंकि वेव नेचर से जो ग्राफ आ रहा था वो कुछ अलग आ रहा था जो कि एक्सपेरिमेंट के साथ मैच नहीं हो रहा था। तो इसलिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन में बेसिकली हम लाइट का पार्टिकल नेचर मानते हैं, और पार्टिकल नेचर मान के ही प्लैंक्स ने क्या किया है भाई, ये थियरी दी है कि जो एक पैकेट होगा, एनर्जी पैकेट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, क्वांटम बोलेंगे। इन केस ऑफ लाइट उसको हम क्या बोल रहे हैं, बेसिकली हम बोल रहे हैं फोटोन। और एक फोटोन की जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करेगी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उस लाइट की, मींस E is directly proportional to mu, तो E is equal to H into mu, जहां पे mu क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डेट लाइट है। तो आई होप कि यहां तक समझ में आ गया होगा, प्लैंक्स क्वांटम थियरी सबको क्लियर हो गया होगा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जब यहां तक समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़ते हैं, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं अच्छे वाले। गैस जैसा कि हम इस फॉर्मूले को देख रहे हैं तो ये क्या है, इक्वल टू SC अपॉन लैम्डा है। अब h की वैल्यू क्या होती है, बहुत बड़ी वैल्यू है, 6.626 इंटू 10 का पावर -34, मतलब कैलकुलेशन के लिए बहुत बड़ी वैल्यू है, देखने में क्या है वो तो 10 का पावर -34 बहुत कम, छोटी है वो। c इज इक्वल टू 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो क्या होगा कि बार बार कैलकुलेशन करना हमारे लिए क्या होगा, टाइम वेस्टिंग होगा। तो इसलिए इसका मैं एक शॉर्ट फॉर्मूला देता हूं, शॉर्टकट हमेशा ध्यान रखना कि E को हम लिख सकते हैं 1240 अपॉन लैम्डा, जहां पे एनर्जी जो आएगी वो किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और लैम्डा हमेशा हमको किसमें लिखना है, नैनोमीटर में। कहने का मतलब क्या है मेरा कि अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, लैम्डा अगर नैनोमीटर में दिया है, तो ई को तुम क्या लिख सकते हो, 1240 अपॉन लैम्डा लिख सकते हो, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में मान लो एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है लेकिन लैम्डा को किस में दिया है, एंगस्ट्रम में दिया है, तो उस टाइम तुम एनर्जी को 12400 अपॉन लैम्डा लिख सकते हो। और ये लैम्डा किस में होगा भाई, एंगस्ट्रम में होगा। ये एनर्जी किस में आएगा, ईवी में आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। सोच रहे होगे सर ये वैल्यू आया कहां से, देखो बहुत ही सिंपल है, एच की वैल्यू पुट करो, सी की वैल्यू पुट करो। अभी तो जैसे एच की यूनिट क्या थी, जूल सेकंड थी, तो जूल को हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। लैम्डा अभी क्या है, मीटर में है, चूंकि सब एसआई यूनिट में है, ठीक है। अगर ये जूल पर सेकंड में है तो लैम्डा भी क्या होगा, एसआई यूनिट में ही लेना होगा, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि भाई इस मीटर को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं किसमें, नैनोमीटर में, और जो जूल है उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर दें तो ये वाला कहानी आ जाएगा। तो मैंने कैलकुलेशन करके नहीं दिखाया है, तो इस फॉर्मूले को हमेशा ध्यान में रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कैलकुलेशन आसान करने के लिए, कि अगर हम एनर्जी लिख रहे हैं एक फोटोन की तो ये क्या होगा, 1240 अपॉन लैम्डा होगा। कब, जब एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और लैम्डा किसमें, नैनोमीटर में। बात क्लियर है। तो इसमें कुछ प्यारा सा न्यूमेरिकल करेंगे बहुत ही तगड़े जोश और जुनून के साथ। भैया एक ये प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटू सा है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये अपने एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर देगा ये, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ विजुअल लाइट, मतलब हमसे क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मींस व्हाट, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब म्यू। ये हमसे पूछा गया है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ विजुअल लाइट हैविंग अ वेवलेंथ, मतलब लैम्डा हमें दिया है कितना, ये 475 नैनोमीटर है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट भी दी हुई है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी दी है, 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये तो हमेशा ही होता है, हम सबको पता है। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या होता है ना कि फॉर्मूला रटना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने अभी तो तुम्हें बताया था ना कॉन्सेप्ट, ट्रिक जो कह लो, कि यह स्पीड का यूनिट क्या आया है, मीटर पर सेकंड। ये कैसे आएगा, जब हम मीटर को और पर सेकंड को क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। मीटर किसका यूनिट होगा, एसआई यूनिट वेवलेंथ का, और पर सेकंड किसका एसआई यूनिट होता है, फ्रीक्वेंसी का। इसका मतलब जो स्पीड ऑफ है ना लाइट है, ये क्या हो जाएगा, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो कभी फॉर्मूला भूल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। ये v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, लैम्डा क्या है, ये वेवलेंथ ऑफ लाइट है, और म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। तो हमसे क्या पूछा गया था, फ्रीक्वेंसी पूछा गया था, तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन लैम्डा। तो दिस इज, अब ध्यान से देखना यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड है। बेसिकली ये किसमें है, एसआई यूनिट में है। तो इसका मतलब है कि लैम्डा भी होना चाहिए एसआई यूनिट में, क्योंकि कहीं भी कैलकुलेशन कर रहे हो तो इस बात का हमेशा ही ध्यान रखना है कि सारे पैरामीटर किसी एक ही यूनिट में हो, मतलब या तो एसआई यूनिट में होगा या तो सीजीएस यूनिट में होगा। ऐसा नहीं है कि इसको रख दिया हमने मीटर पर सेकंड में, इसको हम सेंटीमीटर में रख रहे हैं, है ना, तब आंसर हमेशा गलत आएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर सिस्टम में तुम बात करोगे ना, जो मन होगा वो थोड़ी कर सकते हैं।
तो लैम्डा दिया 475 नैनोमीटर, जिसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 1 नैनोमीटर क्या होता है, 10 का पावर -9 मीटर होता है। तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट लाइट। मीटर से मीटर यूनिट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है म्यू जो है वो क्या आ जाएगा, 3 × 10 का पावर 8 अपॉन 475 × 10 का पावर -9 सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स को ही हम क्या कहते हैं, हर्ट्ज भी बोलते हैं, जिसको हम सिंबल HZ से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। बात क्लियर है? तो ये कैलकुलेशन कर लेना आसान है, ठीक है, बहुत आसान सा बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जो कि बेसिकली अब इसको हमने लिया प्लैंक्स क्वांटम थियरी पे। प्लैंक्स क्वांटम थियरी देखो यार बहुत आसान है, जेई के लिए पढ़ना बहुत आसान है। पता है जेई के लिए तो प्लैंक्स क्वांटम थियरी में क्या है, कुछ ज्यादा तुम्हें ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये रेडिएशन, वो रेडिएशन कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस एक फॉर्मूला याद रखना है, E = h/nu, उसी से हो जाएगा, ठीक है। तो जेई के लिए तो ये बहुत ही आसान है। वो तो मुझे समझाना था कि भाई प्लैंक्स क्वांटम थियरी की जरूरत क्यों पड़ी, तो बेसिकली वेव नेचर ऑफ लाइट से ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए पार्टिकल नेचर इंट्रोड्यूस किया गया प्लैंक के द्वारा, इसलिए जरूरत पड़ी। चलो नेक्स्ट में कह रहा है इस क्वेश्चन में, अज्यूम दैट 2 × 10 का पावर 8 ग्राम ऑफ लाइट, ये क्या है भाई, है? एक मिनट भाई देखने तो मुझे, ग्राम ऑफ लाइट थोड़ी होता है। क्या किया है भाई टाइपिंग वालों ने, ओ माय गॉड, इट्स अ स्कैम, इट्स अ स्कैम। क्यों है स्कैम? ग्राम तो हो ही नहीं सकता, ये तुम भी समझ रहे हो, ये क्या है, जूल है, ये क्या है, जूल है, करेक्ट कर लेना। assume that 2 × 10 का पावर -17 जूल ऑफ लाइट इज नीडेड बाय द इंटीरियर ऑफ ह्यूमन आई टू सी एन ऑब्जेक्ट। इसका बेसिक सा मतलब समझ में आया कि इतना लाइट हमको चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, इंटीरियर मतलब अंदर, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ह्यूमन आई के इंटीरियर को कितनी लाइट चाहिए भाई, तो 2 × 10 का पावर -17 जूल भर का लाइट चाहिए। मतलब ये क्या है, बेसिकली एनर्जी ऑफ लाइट नीडेड है। कह रहा है हाउ मेनी फोटॉन्स ऑफ येलो लाइट विद लैम्डा इज इक्वल टू, कह रहा है कि भाई येलो लाइट का बताओ कितना फोटोन, जिसका क्या है भाई वेवलेंथ 595.5 नैनोमीटर है, नीडेड है टू जनरेट दिस मिनिमम एनर्जी। समझ में आ गया क्या क्वेश्चन, समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। ये कहना क्या चाह रहा है कि हमारे आंख को किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए 2 × 10 का पावर -17 जूल लाइट की क्या है, जरूरत है, और एक फोटोन जो होगा येलो लाइट की उसका वेवलेंथ क्या है 595.5 नैनोमीटर है। तो ऐसे ऐसे कितने फोटोन मिलके इतनी लाइट को जनरेट कर देंगे। मतलब ये बेसिकली क्या है, एनर्जी दिया हुआ और नंबर ऑफ फोटॉन्स हमें क्या करना है, निकालना है। तो सोचो, तुम दिमाग लगाओ, हम क्या करते हैं कि एक फोटोन की एनर्जी निकाल लेते हैं, एक फोटोन की एनर्जी निकाल लेते हैं, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन निकाल लेंगे। सर इससे फायदा क्या होगा, तुम सोचो ना कि अगर हमें यह पता चल जाए भाई कि एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी हमें पता ही है, तो नंबर ऑफ फोटोन नहीं आएगा, नंबर ऑफ फोटोन नहीं आएगा, आएगा ना सर। टोटल एनर्जी को एनर्जी ऑफ 1 फोटोन से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, नंबर ऑफ फोटोन आएगा। एन क्या होगा, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई व्हाट, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। क्या यहां पे मुझे कोई एग्जांपल देने की जरूरत है? नहीं होगा, सिंपल सी बात है यार। कहा तुम्हें 100 रुपया दिया गया, 100 रुपया दिया गया, बोला बताओ कितने कलम खरीद के लाओगे, चलो छोड़ो, कितने आइसक्रीम खरीद के लाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि एक आइसक्रीम की कीमत कितनी है। तो एक आइसक्रीम की जितनी कीमत है उससे क्या करेंगे भाई, टोटल जो हमारे पास पैसे हैं उसको डिवाइड कर देंगे इस चीज से, ठीक है। मतलब टोटल पैसे डिवाइडेड बाई पैसे ऑफ 1 आइसक्रीम, दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ आइसक्रीम। बहुत बच्चों वाली बात हमने कर दी, तो चलो बहुत बढ़िया। अब करते हैं यहां पे ना, फिर एनर्जी ऑफ 1 फोटोन निकालते हैं, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। तो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन की अगर हम बात कर लें तो ये बेसिकली क्या होगा, ये होगा सर देखो वेवलेंथ दिया है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो Sc/λ। और सर आपने बोला था कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 1240/λ लिख सकते हैं, जब लैम्डा किस में हो, नैनोमीटर में हो, और एनर्जी किसमें आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो यहाँ पे नैनोमीटर में दिया ही है तो इसलिए डायरेक्ट ही लिख लो। तो ये क्या हो जाएगा, 1240 डिवाइडेड बाई लैम्डा कितना दिया भाई, 595.5, तो इतना क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आएगा ये, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। ये क्या आएगा, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। ये तो समझ में आ गया।
अब टोटल एनर्जी कितना रिक्वायर्ड है? टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड है देखने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को 2 इंटू 10 का पावर माइनस 17 जूल। क्या करोगे? इसको डिवाइड कर दोगे इस वैल्यू से, गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये किस में है? जूल में है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड को भी क्या करना है? जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेना है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड ये कितना होगा? तो देखो 2 इंटू 10 का पावर माइनस 17 और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? बताया था तुम्हें 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 जूल होता है। तो 1 जूल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतना जूल क्या हो जाएगा? इसको डिवाइड कर देना पड़ेगा या फिर मल्टीप्लाई करना है तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है? इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। तो इसलिए यहां पे जो नंबर ऑफ फोटॉन्स रिक्वायर्ड होंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स रिक्वायर्ड, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10 का पावर माइनस 17 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। ये क्या है? किसमें भाई? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना? डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इज 1240 अपॉन 595.5। ये भी किसमें है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अब बिल्कुल बात सही है, ठीक है? तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्स वैल्यू आएगी, पता नहीं कितनी आती है यार, मुझे नहीं पता, शायद कुछ 60 के आसपास आ रही है। इसका आंसर देखना 60 आएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है यार, बहुत ही बेसिक सा सवाल था। क्वेश्चन के लैंग्वेज के देख के अगर डर जाओगे तो उसकी बात अलग है। अदरवाइज क्या कह रहा है कि टोटल हमें 2 इंटू 10 का पावर माइनस 17 जूल लाइट की रिक्वायरमेंट है, 1 फोटोन का वेवलेंथ दिया है, तो ऐसे ऐसे कैसे कितने फोटोन चाहिए कि उतना लाइट जनरेट कर पाए। तो भाई देख लिया कि मान लेते हैं कि n फोटोन हमें चाहिए, तो कहानी कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कहाँ है सर? नहीं बताओ है कहाँ? ये क्या घुमा रहे हो सर अभी तक? चलो लिखो सब लोग, लिखो। बहुत ही आसान है, बहुत ही सर आसान है, ऐसा बोल रहे हो। क्या कह रहा है? अ सर्टेन डाई एब्जॉर्ब्स लाइट ऑफ 400 है ना नैनोमीटर। कह रहा है कि देखो यहां पे एक डाई है, डाई मतलब समझते होगे, डाई मैंने नहीं बोला, डाई बोला, डाई कलर, ठीक है? डाई करवाते ना वो शॉर्ट वर्ड पे। अ सर्टेन डाई एब्जॉर्ब्स लाइट ऑफ 400 नैनोमीटर एंड द फ्लोरेसेंस लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर। क्या कभी ये वर्ड तुमने देखा है? फ्लोरेसेंस लाइट देखा होगा किधर? रदरफोर्ड में भी नहीं यार, रदरफोर्ड में क्यों? जब वो पढ़े थे कैथोड रेज पढ़े थे, तो याद करो कैथोड रेज में वो ZNS की स्क्रीन लगाई थी, कलर ये सब देखने के लिए, ठीक है? तो उस फिनोमेना को क्या कहते हैं? फ्लोरेसेंस कहते हैं। फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है कि वो जो ZNS स्क्रीन पे जैसे ही क्या बीम टकराती थी लाइट की, तो वहां पे एक क्या होता था? चमक जैसा मिलता था। तो वो जो चमक है उसी को क्या बोल रहे हैं? फ्लोरेसेंस कह रहे हैं, ठीक है? तो एंड द फ्लोरेसेंस लाइट ऑफ वेवलेंथ मतलब जो यहां से इमिट होगी, है ना, चमकदार, है ना, वो लाइट ऑफ वेवलेंथ क्या है भाई? 500 नैनोमीटर है। एज्यूमिंग दैट अंडर गिवन कंडीशन 40% ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट इज रीमिटेड। मतलब जो इमिटेड लाइट है, ध्यान से समझना, इमिटेड लाइट, दिस इज नथिंग बट दिस इज 40% ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट। यही तो बोल रहा है, हाँ। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब्ड टू नंबर ऑफ क्वांटा इमिटेड। तो कह रहा है कि कितना क्वांटा क्या हुआ? एब्जॉर्ब हो गया, मतलब n एब्जॉर्ब अपॉन n इमिटेड हमको क्या करना है? बताना है। समझ में आया क्वेश्चन? देख लो, सिंपल सी बात है। एक डाई है जो 400 नैनोमीटर का एक क्वांटम क्या कर रहा है? ये एब्जॉर्ब कर रहा है, जबकि 500 नैनोमीटर का क्वांटम क्या कर रहा है? इमिट कर रहा है। तो एक कंडीशन लगाया कि ये जो इमिटेड लाइट है वो सिर्फ और सिर्फ कितना है? 40% ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट। तो बताना n एब्जॉर्ब्ड अपॉन n इमिटेड कितना होगा। सिंपल सी बात है, करते हैं कहानी। इमिटेड लाइट की अगर हम एनर्जी लिखें तो एक फोटोन की एनर्जी लिख लो जो इमिट हो रही है। तो सर देखो ये नैनोमीटर में दिया है 500 नैनोमीटर, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे कि एक फोटोन की जो एनर्जी होगी 1240 अपॉन क्या होगा? 500, इतना क्या होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा एक फोटोन की एनर्जी जो कि इमिट हो रही है। तो ऐसे ऐसे कितने फोटोन इमिट हो रहे हैं? तो इसको मान लेते हैं कि n इमिट है, तो इतनी एनर्जी क्या हो गई?
इमिट हो गई। और ये बेसिकली क्या है 40% है, मतलब 40/100 किसकी, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी की। तो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी कैसे लिखोगे, एक फोटोन जो एब्जॉर्ब हो रहा है उसकी एनर्जी लिख लो, इंटू एन एब्जॉर्ब क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो एन एब्जॉर्ब इंटू एक फोटोन की एनर्जी क्या होगी जो एब्जॉर्ब हो रही है। तो देखो ये भी नैनोमीटर में है, इसका मतलब लिख देंगे सर 1240 अपॉन क्या हो जाएगा 400 नैनोमीटर में है ही, मतलब ये एनर्जी किस में आई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई। तो इधर भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इधर भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मतलब जो हमने लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है, हम सेम यूनिट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा तो क्या यहां से बताना है, एन एब्जॉर्ब अपॉन एन इमिटेड निकाल लोगे, सिंपल सी बात है यार, ये कैलकुलेशन तो तुम कर ही सकते हो। ठीक है, अरे यार इसको इधर ले चला जा, ये कुछ ऐसा आएगा 1240, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, फिर 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया, ये 4 से ये 4 खत्म हो गया। जिंदगी में क्या चाहिए तुम्हें बता। तो एन एब्जॉर्ब, और देख सॉल्व भी कर देता हूं, टेंशन क्यों ले रहा है। इधर क्या आया एन एब्जॉर्ब, इधर जाएगा ये क्या बन जाएगा एन इमिटेड, दिस विल बी इक्वल टू, इधर क्या है भाई 1240 है, इधर से कुछ आएगा कैसे चला के, नहीं कुछ बचा ही नहीं है। नीचे क्या है 5 और क्या है भाई 1 to 4, ये कितना हुआ 10, ये कितना आएगा 2। तो जो एन एब्जॉर्ब अपॉन एन एब्जॉर्ब, क्या हो रहा है ये, एन एब्जॉर्ब अपॉन एन इमिटेड क्या आ गया, तो सर ये आ गया 2:1। तो यही अपना हो गया कहानी सर, आपने जो कराया वो सही कराया, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से गाइस क्या हो गया, अपनी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी खत्म हो गई। इस तरीके से हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पूरी कर ली है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा जो भी भूल चुका है उसको माफ करना, अब ये सिस्टम की प्रॉब्लम आ गई, ये तो लास्ट स्टेप ही था, वैसे समझ में तो पूरा ही गया था। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।